डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। किस तरह अभी जो भूमंडलीकृत विश्व बोलते हैं हम लोग कि सारा विश्व जो है एक गांव की तरह है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी ये आधुनिक युग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी जो वैश्वीकरण की बात करते हैं हम आधुनिक युग में, ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। किस तरह से प्राचीन समय से लेकर के अभी तक वैश्वीकरण हमारे डे टू डे लाइफ में था। तो वैश्वीकरण की जो आधुनिक युग में पिछले 50 वर्षों में जो परिभाषा बदली है, उसमें आर्थिक रूप में मुख्यतः वैश्वीकरण को हम लोग लेते हैं, जिसमें पूंजी का, व्यापार का आदान प्रदान होता है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है। लेकिन व्यापार, पूंजी और विचार का प्रवाह, जो आइडियाज नए नए मिलते हैं, उसका प्रभाव होता है। लेकिन प्राचीन समय से ही जो यात्री थे, बहुत सारे यात्री हमारे यहाँ भी आए, जैसे वेनसांग है, मेगास्थनीज के, ये सब आए हमारे यहाँ यात्री। व्यापारी, यूरोप के व्यापारी हैं, चाइनीज व्यापारी हैं, हर तरह के व्यापारी हमारे यहाँ आए। पुजारी, तीर्थयात्री, और ये चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, जो भी ट्रेडिशन लेकर के आए, बहुत सारे स्किल्स लेकर के आए, और विचार या आविष्कार, नई नई चीजें, जैसे कागज का आविष्कार कहीं हुआ, तो कहीं तरह तरह की सिंचाई प्रणाली का आविष्कार हुआ, रेशम का आविष्कार। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें प्राचीन समय में भी एक देश से दूसरे देश जाती थी, या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाती थी। तो इसके साथ साथ, इन चीजों के साथ साथ और क्या आते थे, कीटाणु और बीमारियां भी लेकर के लोग जाते थे। इसका हम देखेंगे कि किस तरह से इसका बहुत ज्यादा असर लोगों पे पड़ा। 3000 बीसी पूर्व, मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है हमारे यहाँ फली फूली, वो जो देश के पूर्वी भाग में थी, यानी कि जो अभी वर्तमान पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान के एरिया में थी, यहाँ पूर्वी तटों पे से अरब और यूरोप के देशों में काफी व्यापार होता था। और व्यापार साथ ही साथ मालदीव में जो कौड़ियाँ मिलती थी, समुद्र से जो कौड़ियाँ मिलती थी, वो भी कहीं कहीं पाई जाती है। इन सब का हमें साक्ष्य मिलता है कि हाँ, प्राचीन समय में भी वैश्वीकरण होता था। साथ ही साथ 7वीं से 13वीं शताब्दी तक बीमारी फैलाने का भी इतिहास है। लोग क्या करते थे, जो उनके ऊपर कब्जा करने की जगह युद्ध हथियारों से न लड़ा जा करके ये जैविक युद्ध होता था, यानी कि बायोलॉजिकल वेपन। जैसे अभी आप कोरोना देख रहे हैं, ये किस तरह एक वायरस से फैला है, उसी तरह पुराने समय में भी जो वायरस से लोग बीमारी फैलाते थे और समुदाय के समुदाय साफ हो जाते थे। तो अब हम देखेंगे रेशम मार्ग या सिल्क रूट। सिल्क रूट, ये चाइना का जो सिल्क है वो एक समय में बहुत फेमस था, और ये सिल्क मार्ग चाइना से होकर के यूरोप को ये जोड़ता था, यानी कि एशिया और यूरोप के बीच का ये मार्ग था। कोई एक सिल्क रूट नहीं था, बहुत सारे सिल्क रूट थे, जो यूरोप भी जाता था और अफ्रीका महादेश भी जाते थे। तो ये सिल्क मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ता था। बहुत सारे सिल्क मार्ग थे और जो उत्तरी अफ्रीका तक जुड़े हुए थे। ठीक है, 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में सिल्क मार्ग थे। इसमें क्या क्या ले जाया जाता था, चीनी की जो पॉटरीज होती है, अभी भी चाइना, बोन चाइना के जो आप सुनते हैं, वो पॉटरी बहुत ही फेमस थी। उसके अलावा सिल्क वगैरह का वहाँ ट्रांसपोर्ट होता था। और साथ ही साथ एशिया के, जो हमारे यहाँ भारत के मसाले भी काफी फेमस थे, कपड़े भी काफी फेमस थे, तो इनका निर्यात होता था। और बदले में यूरोप से काफी मात्रा में सोने और चांदी लेकर के आते थे। तो ये हमारा देश बहुत ही, चाइना है और इंडिया है, ये बहुत ज्यादा दबदबा था इनका व्यापार में, बहुत ही धनी कंट्री उस समय होते थे। और इसके साथ ही साथ वहां से कौन आते थे, ईसाई मिशनरीज भी आते थे और मुस्लिम धर्मोपदेशक भी आते थे। अरब कंट्रीज से मुस्लिम धर्मोपदेशक आते थे। साथ साथ बौद्ध धर्म जो हमारे यहाँ फैला, हमारे यहाँ से सारे विश्व में फैला, तो बौद्ध धर्म के लोग भी हर जगह जाते थे इसी सिल्क रूट से। बहुत सा हमारी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। तो ये मसाले और कपड़ों के अलावा फूड, भोजन की भी वैश्वीकरण में बहुत ज्यादा योगदान है। जो स्पैगेटी और नूडल्स के बारे में हम इसका उदाहरण लेते हैं। चीन का जो नूडल्स है, यूरोप में जाकर के वो स्पैगेटी बन जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर के, यानी कि जो नूडल पूरी दुनिया में भी छाया है, वो चीन की ही देन है। उसके अलावा पास्ता जो इटली में पहुंचा, वो भी क्या है, वो अरबों की देन है। वो बोला जाता है कि इटालियन पास्ता, लेकिन मेनली ये कहाँ से आया था, अरब कंट्रीज से आया था।
और साथ ही साथ आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। अभी जो आलू जो मेन फूड हो गया है, मिर्च है, टमाटर है, हमारे यहाँ जो मेन फूड हो गया है, सोयाबीन वगैरह, ये आज से 500 साल पहले तक हमारे यहाँ पाई ही नहीं जाती थी। ये अमेरिका से जो यूरोपीय व्यापारी है वो लेकर के हमारे यहाँ आए। ये इसलिए उसे नई दुनिया है, क्योंकि अमेरिका की खोज कोलंबस के समय से हुई, तो वो नई दुनिया कहलाती है। और एशिया वगैरह पहले से लोगों को नोन था, तो ये पुरानी दुनिया। तो नई दुनिया से जो वो सारी चीजें हैं, आलू, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह, ये हमारी पुरानी दुनिया में आए। उसके साथ साथ यहाँ के जीवन में भी बहुत बदलाव आया। जब आलू वगैरह आए तो लोगों को मतलब पौष्टिक भोजन मिलने लग गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सोयाबीन वगैरह ये सब मिलने लग गए, तो लोगों को पौष्टिक भोजन मिलने लगा, तो लाइफ स्टाइल भी चेंज हुआ। आलू पे लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि आयरलैंड में एक बार जब आलू की फसल अच्छी नहीं हुई किसी बीमारी के कारण, तो वहाँ के लोग, लाखों लोग इससे भूखे मर गए। तो उसे आयरिश फेमिनिन या फिर आयरलैंड का जो अकाल कहा जाता है, तो इसमें भूखमरी से लाखों लोग मारे गए। तो इस तरह देख सकते हैं कि नए जो कॉलोनीज का डिस्कवरी हुआ, यानी कि और फूड का भी डिस्कवर हुआ, तो इससे लोग कितने ज्यादा उस पर डिपेंड हो गए। उसके बाद हम देखते हैं विजय, बीमारी और व्यापार, यानी कि किस तरह लोग कॉलोनी बनाए और व्यापार किए, साथ ही साथ वहाँ बीमारी भी फैलाएं किस तरह से, वो भी हम देखते हैं। 16वीं सदी में यूरोप ने एशिया, अमेरिका को, मतलब यहाँ पे जब कोलंबस क्या खोजा, जाकर के अमेरिका को खोजा। यूरोप के लोग कहाँ खोजे, एशिया और अमेरिका को काफी ढूंढा, इंडिया का भी खोज हुआ, भारत की भी खोज हुई। उसके साथ पेरू, मैक्सिको आदि को भी खोजा। अमेरिका में सिर्फ उत्तरी अमेरिका नहीं, दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा धन संपदा मिला। खानों में एक चांदी वगैरह बहुत, मैक्सिको में, खास करके मैक्सिको और पेरू में चांदी का बहुत आयात मिला, इससे लोग वहाँ बहुत रिच होने लग गए। और उसके साथ एल डोराडो नाम का एक शहर था, उसके बारे में उसको सोने का शहर बोला जाता था। मतलब उसकी खोज के लिए लोग पागल होने लग गए, उसकी खोज के लिए हमेशा लोग वहां पे निकल पड़ते थे कि वो सोने का शहर है। ये साउथ अमेरिका में था। उसके बाद 16वीं सदी के मध्य तक भी क्या था, हम ये जो स्पेनिश और पुर्तगाली सेना यहाँ अमेरिका में कब्जा करने लग गई। लेकिन ये कब्जा किस तरह से करती थी, हथियारों के बल पे ये लड़ाइयां नहीं जीतते थे। ये लोग क्या करते थे, अपने साथ साथ जो सैनिक गए और उनके अफसर गए, तो अपने साथ साथ बीमारी लेकर के गए। और वो सब बीमारी थी क्या थी, चेचक थी। आपको अगर चेचक हुआ होगा, आपको पता है कि किसी के लाइफ टाइम में एक ही बार चेचक होता है, उसके बाद बॉडी क्या करती है, अगर आपके शरीर में अगर चेचक एक बार अटैक करता है तो आपकी बॉडी से एंटीबॉडी बना देती है, यानी कि दोबारा आपको चेचक नहीं हो सकता। तो यूरोप के लोगों को चेचक ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन अमेरिका के लोगों के लिए बिल्कुल नया चीज था। तो वहाँ मतलब इतने भयानक रूप में ये फैला, बहुत मारक रूप में फैला। तो इससे क्या हुआ, पूरे समुदाय के समुदाय यहाँ रेड इंडियंस रहते थे, तो बहुत सारे समुदाय वहाँ साफ होने लगे। इससे आसानी से क्या हो गया, यूरोपीय लोग, स्पेनिश लोग, पुर्तगाली लोग और भी अन्य देशों के यूरोपीय लोग वहाँ आसानी से क्या किए, कब्जा कर लिए। वहाँ के अकूत जो धन संपदा थी उस पर बहुत जोर से उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी ही थी। जब तक उन लोग कॉलोनीज वगैरह नहीं खोजे थे तब तक यूरोप बहुत ज्यादा रिच नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कॉलोनी खोजी तो वहाँ के संसाधन का दोहन किया, वहां से बहुत कुछ लेकर के आए, तो यूरोप इस तरह से रिच होते गया। उसके पहले क्या था, जो भी धार्मिक असंतुष्ट थे यूरोप में, जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में हमेशा विवाद होते रहता था, तो उनको बहुत कठोर दंड दिया जाता था। तो ये लोग भी भाग भाग के कहाँ चले जाते थे, अमेरिका चले जाते थे। तो उसके बाद 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से गुलाम भी ले जाए जाने लग गए। जो भी गुलाम अफ्रीका से मिलते थे उसको वहाँ पे किस लिए, वहाँ पे चीनी और कपास की खेती के लिए उनको ले जाया जाने लगा। इस तरह से अफ्रीका के लोग भी अमेरिका में जाके बसने लग गए। 18वीं शताब्दी तक हम जान सकते कि चीन और भारत ही क्या था, सबसे धनी देश था। पूरे विश्व में जो था सबसे धनी देश चाइना और भारत ही था तभी तक में। लेकिन 15वीं शताब्दी तक चाइना क्या किया,
कि वो दूसरे देशों से के साथ अपना संबंध क्या हुआ खत्म करने लग गया, अपने आप को सीमित करने लग गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि चीन की घटती भूमिका, विश्व का जो परिदृश्य था उसमें चीन की भूमिका घटती गई और अमेरिका का दबदबा बढ़ते गया। और अमेरिका में क्योंकि बहुत ज़्यादा संसाधन मिल रहे थे, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लग रही थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अमीर होते जा रहे थे। तो अमेरिका का दबदबा बनता गया और विश्व व्यापार के केंद्र फिर कहाँ शिफ्ट हो गया, एशिया में चाइना और भारत से कहाँ शिफ्ट हो गया, यूरोप में शिफ्ट हो गया। और अब यूरोप ही क्या बन गया, विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बन गया।